जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका जर्नल एंट्री। अब देखिए, जर्नल एंट्री के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कह रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। याद करिए, मैंने इसके पहले भी आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया था कि जर्नल क्या होता है। जर्नल को हिंदी में बोला जाता है रोजनामचा। क्या बोला जाता है? रोजनामचा। रोजनामचा का मतलब इसमें हम डेली के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री में ये बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में हम किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके, उसको समझ करके, और सबसे पहले हम उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि डेट वाइज जो ट्रांजेक्शन हमारे बुक में, मतलब यहाँ पे जो किया जाएगा, ट्रांजेक्शन किया जाएगा, उसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं। और कह रहा है कि जर्नल एक डे बुक की तरह होता है। किसके तरह? एक डे बुक की तरह होता है, जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। डे बुक का मतलब होता है रोज का रोज। मतलब कि आज की डेट में अपने बिजनेस में मैंने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किया, उसको हम जर्नल एंट्री में सॉल्व कर देंगे। फिर कल की डेट में अलग डेट के हिसाब से हम उसको एंट्री करेंगे। तो हम डेट वाइज इसमें क्या करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से एंट्री की जाती है। किसमें? जर्नल बुक में। अब दो प्रकार मतलब कौन कौन सा? तो एक आपका आता है सिंपल, और एक आपका आता है कंपाउंड। आप दोनों में आप अंतर समझिएगा कि जर्नल एंट्री में, सिंपल जर्नल एंट्री में कब एंट्री की जाएगी, और कंपाउंड जर्नल एंट्री में कब एंट्री की जाएगी। तो सिंपल जर्नल एंट्री आपका होता क्या? तो अभी मैंने बताया है, एक बार और समझिए। अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके, मतलब उसको समझ करके, और सबसे पहले हम जर्नल बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डेट वाइज हम रिकॉर्ड करें। और कह रहा है कि जर्नल एक डेबुक की तरह होता है, जहां हम ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड करते हैं। डेबुक का मतलब एक डेबुक की तरह होता है, मतलब रोज का रोज जो हम उसमें खाता बनाते हैं, एक डेबुक की तरह होता है, जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। अब देखिए, केवल अगर आपको जर्नल एंट्री करना हो तो इसके कितने मोड मिल गए? कितने मोड मिल गए? दो मोड में इसकी एंट्री की जाती है। एक आपका आता है सिंपल, और एक आपका आता है। तो अब क्वेश्चन ही बनती है कि सर सिंपल जर्नल एंट्री क्या होता है। तो इसमें बताया जा रहा है, देखिए, कह रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, उसे सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है। अरे कोई भी ट्रांजेक्शन हम सॉल्व करेंगे तो इसमें मात्र दो ही अकाउंट आपका प्रभावित होगा, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं जिसमें मात्र दो ही अकाउंट आपका प्रभावित हो रहा है, ऐसे एंट्री को हम सिंपल जर्नल एंट्री नाम दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को, मतलब ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको सिंपल जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? जिसमें एक आपका डेबिट होगा तो दूसरा आपका क्रेडिट। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था ड्यूअल एस्पेक्ट के बारे में, याद करिए। यानी कि प्रथम पक्ष बराबर दूसरा पक्ष होता है। किसी भी बिजनेस के मात्र दो ही पक्ष होते हैं, किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के मात्र दो पक्ष। पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट। और पहला पक्ष का डेबिट का वैल्यू दूसरा पक्ष के क्रेडिट के वैल्यू के टोटल के बराबर होता है। ये मैंने इसके पहले आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाया है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हम करें जिसमें मात्र दो ही अकाउंट आपका दिया, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट, ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होता है। बोलिए, कोई दिक्कत? मात्र इसमें दो ही अकाउंट बनेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। समझ में आ रहा है ना? और कभी भी इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो आप ये समझिएगा कि डेबिट वाला अमाउंट ऊपर रहेगा और क्रेडिट वाला अमाउंट जस्ट उसके नीचे रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? कह रहा है कि जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। जो हम सिंपल जर्नल एंट्री का ट्रांजेक्शन करेंगे ना, वो इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमको करना होगा। देखिए, जो फॉर्मेट आपको बना बनाया दिखा, देखिए, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप सॉल्व करेंगे तो क्या उस ट्रांजेक्शन में डेट दिया होगा? बोलिए। तो उसमें हम डेट में, डेट वाले कॉलम में डेट मेंशन करेंगे। अब पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है?
तो किससे डेबिट और किससे क्रेडिट हो रहा है, किससे डेबिट और किससे क्रेडिट हो रहा है, उसका डिटेल हम यहाँ पे पार्टिकुलर में मेंशन करते हैं। इसके बाद से आता है एलएफ, और एलएफ का मतलब होता है लेजर ऑफ फुल यूज, लेजर ऑफ फुल यूज। अगर किसी लेजर के बारे में डिटेल में अगर आपको बताना हो तो आप इसमें बता सकते हैं। वैसे इसकी बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर हम टेबल में इसको नहीं रखेंगे तो इसकी टेबल का फॉर्मेट हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आप देखिए, अगर आपने डेबिट लिखा हुआ है तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखिए, अगर आपने क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखिए। कोई दिक्कत किसी को? तो इसी फॉर्मेट के आधार पे हमको ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना होता है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये आपका एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ये कैसे समझेंगे या सिंपल जर्नल एंट्री को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे ऐसे ट्रांजेक्शन आएगा जिसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल आपका क्या दिया, पहला उदाहरण कह रहे कि एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कमनसर्ट स्टार्टेड द बिजनेस विथ RS 50,000, 50। देखिए, अगर हमको सिंपल जर्नल एंट्री करना है तो सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है उस ट्रांजेक्शन को पढ़िए, और पढ़ने के बाद पहले आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझिए, क्योंकि जब तक आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे नहीं तब तक आप उसको एनालाइज करके जो है अपना ट्रांजेक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें क्या बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को और दीपक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और कितना रुपए से, 50,000। ये इसका हिंदी होगा ना, कि दीपक ने 1 अप्रैल 2016 को अपनी बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने पूंजी लगाया क्या रुपया, 50,000 रुपया लगाया। एक मिनट, इसमें ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें ये पूंजी लगाया कितना, 50,000। अब देखिए, अगर ये 50,000 लगा रहा है तो ये 50,000 कैश लगा रहा है, क्या लगा रहा है, कैश लगा रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम कैश की बात करें तो देखिए, ये 50,000 जो लगाया जा रहा है ये हमारे बिजनेस का कैश अमाउंट, क्या है, कैश अमाउंट। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीपक स्टार्टेड बिजनेस, यानी कि दीपक ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, दीपक ने तो बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो अब बताइए, अगर दीपक ने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो दीपक हमारे बिजनेस का हुआ क्या, दीपक हमारे बिजनेस का मालिक हुआ, दीपक हमारे बिजनेस का मालिक हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिजनेस में जो पूंजी लगाने का काम करता है और हानि और लाभ का भी जिम्मेदार वही होता है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। अब बताइए, बिजनेस में पूंजी लगाने का काम कौन किया, दीपक। तो दीपक हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर हो गए, और प्रोप्राइटर है तो किस प्रकार के अकाउंट में आएंगे, पर्सनल वाले अकाउंट में आएंगे। प्रोप्राइटर आते हैं किसमें, पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये जो 50,000 लगा रहे हैं ये अपने बिजनेस का कैपिटल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं। और कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, कि बिजनेस में बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा ही उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। तो अगर दीपक स्टार्ट किए तो दीपक ही तो पैसा लगाए हैं, तो दीपक ने अपने बिजनेस में 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो इसमें दीपक का तो नाम रखेंगे नहीं, प्रोप्राइटर तो रखेंगे नहीं। हाँ रखेंगे तो कैपिटल रखेंगे, क्योंकि कैपिटल लगाया जा रहा है, कैपिटल लगाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर कैपिटल किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, बोलिए, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब एक आपका समझ में आ गया कि कैपिटल का बनेगा, और एक आपका समझ में आ गया किसका, कैश का बनेगा। अब दोनों में अंतर समझिएगा, एक आपका कैश है और एक आपका कैपिटल है। तो कैपिटल है पर्सनल अकाउंट का, और कैश कौन से अकाउंट है, कैश किस प्रकार का अकाउंट, रियल अकाउंट। तो अब समझिएगा, जैसे कि दीपक जब 50,000 रुपया अपने बिजनेस में लगाएंगे तो ये तो कैपिटल दे रहे होते हैं ना, बोलिए, ये तो अपने बिजनेस में कैपिटल दे रहे होते हैं ना। तो कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, ये ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल को दिया जाएगा तो क्या कैपिटल को हम गिवर बोल सकते हैं, बोलिए,
बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? और गिवर का नेचर होता क्या? बोलिए, गिवर का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। किस अकाउंट के हिसाब से? पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से कैपिटल दिया जा रहा है किसके माध्यम से? दीपक के माध्यम से। आप बताइए, अगर हमारे बिजनेस में ये कैपिटल दे रहे हैं तो कैपिटल में क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो जब कैश ये कैपिटल के तौर पे दे रहे हैं तो हमारे व्यापार में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और कैपिटल के तौर पे कैश दिया जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश एक रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत समझने में? और कैपिटल अकाउंट दिया जा रहा है और कैपिटल को हम गिवर बोलेंगे। और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट में आता है और कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि ये गिवर होता है, हम इसको दे रहे होते हैं, तो इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे और कैश को। किसी को कोई दिक्कत समझने में? बोलिए, समझने में कोई दिक्कत है? चलिए, अब इस ट्रांजेक्शन को तब बनाएंगे कैसे? देखिए, इस ट्रांजेक्शन को बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमको बनाना होगा। तो यहाँ पे डेट में डेट मेंशन करेंगे, पार्टिकुलर में जैसे कि डेबिट और क्रेडिट किससे किया जा रहा है, और डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में हो जाएगा। तो इसके लिए हम एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और ये टेबल में हम आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। चलिए, इसमें हम इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, इंसर्ट टेबल पे आते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 5 कॉलम और 3 रो। यही दिया था ना? अब ओके करिए, ऐसा ही फॉर्मेट बना था ना? अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? चलिए, इसमें तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, कि किस डेट में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि जब डेट नहीं लिखेंगे तो ट्रांजेक्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। अब इसमें हम लिखेंगे क्या? पार्टिकुलर। इसके बाद इसके बाद इसके बाद आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ट्रांजेक्शन में अगर हम देखें तो देखिए, ट्रांजेक्शन का सबसे पहला अगर देखा जाए तो ट्रांजेक्शन को हम पढ़ने के बाद सबसे पहले उसमें से हम कैप्चर करते हैं डेट। क्या कैप्चर करते हैं? डेट हम कैप्चर करते हैं कि किस डेट में ये ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है। तो स्पष्ट आपका लिखा हुआ है, देखिए स्पष्ट आपका लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2016 को ये ट्रांजेक्शन हो रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेट में रखेंगे 1 अप्रैल 2016। इसके बाद से पूछा जा रहा है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर में मैंने अभी आपको बताया है कि डेबिट साइड वाला वैल्यू हमेशा टॉप में रखा जाता है। कभी भी ट्रांजेक्शन हम सॉल्व करेंगे तो डेबिट वाला वैल्यू क्या रखेंगे? टॉप में रखेंगे। तो डेबिट मैंने किसको किया था? कैश को। तो यहाँ पे हम रखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है क्या? और कै रुपए से? 50,000। तो डेबिट में आएंगे और यहाँ पे हम भर देंगे 50,000। अब बताइए, क्रेडिट मैंने किसको किया था? कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया था। तो स्पेस दे करके थोड़ा सा, और तब आपको लिखना होगा 2 और नीचे कॉमा देना होगा, तब यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। और बताइए, डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड में 50,000 मेंशन कर लो। किसको किसको नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया? और किसी को, जिसको भी समझ में ना आया हो, बोलिए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया है? एक बार और समझिए। देखिए, अभी इसके बारे में बताया जा रहा है, सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। कह रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल 2 ही अकाउंट प्रभावित होते हैं वो आपके सिंपल जर्नल एंट्री कहलाते हैं।
जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है, मतलब इसमें मात्र 2 ही अकाउंट बनता है, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट। और जब भी इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमको ट्रांजेक्शन सॉल्व करना होता है। अगर क्वेश्चन में डेट दिया है तो टेबल में डेट रखेंगे, डेबिट वाले को डेबिट साइड में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इसका अमाउंट जो होगा उसको अमाउंट मेंशन कर देंगे। अब चलिए अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को दीपक स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश आरएस 50,000, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अभी कै रुपए से, 50,000 रुपए से। तो अब देखिए एक चीज समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है या कमेंसेट की स्टार्टेड की बिजनेस बात आती है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट बनता है। आप खुद बताइए, इस क्वेश्चन में हम दीपक का नाम नहीं मेंशन करेंगे, दीपक तो हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर हो गया, तो दीपक क्या लगा रहा है, पूंजी तो लगा रहा है, तो उसको हम पूंजी तो लिखेंगे ना। तो पूंजी अगर लगा रहा है तो पूंजी हमारे व्यापार से जा रहा है, पूंजी को दिया जा रहा है, और कौन दे रहा है, दीपक दे रहा है। तो जब पूंजी दिया जा रहा है तो क्या पूंजी को हम कैपिटल बोलेंगे, और कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, क्यों, क्योंकि दिया जा रहा होता है। तो जब दिया जा रहा है तो क्या हम कैपिटल को गीवर बोल सकते हैं, और पर्सनल अकाउंट में गीवर को क्रेडिट दिया जाता है। इसलिए पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल के हिसाब से कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब क्या दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है। तो जब कैश दिया जा रहा है तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट, तो जब कैपिटल के तौर पे कैश दिया जाएगा तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा। तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश को हम देंगे। अब क्लियर हुआ, अब कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए अगर यहाँ पे बैंक हो जाए तब क्या करेंगे, अगर विथ आर एस हटा करके और विथ बैंक हो जाए तब क्या करेंगे, हाँ तब दोनों पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कौन, आपका जो है कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट और बैंक भी पर्सनल अकाउंट। तब वो जो पैसा देगा वो तो बैंक से देगा ना, तो बैंक पाने वाला हो जाएगा, तो पाने वाला तो उसको रिसीवर यानी कि उसको डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट कर देंगे। बैंक को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर बैंक का जिक्र आता है तो कोई दिक्कत है किसी को, तो हाँ बैंक अकाउंट अगर होता है तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन ऐसे ही बनती है, मैंने कैश को 50,000 से डेबिट दिखा दिया और इसी कैश को मैंने 50,000 से क्रेडिट दिखा दिया, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि जितनी वैल्यू हम खरीदते हैं तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, पैसा भी देते हैं। यानी कि जितना आपका डेबिट का अमाउंट होता है उतना ही आपका क्रेडिट का भी अमाउंट होता है। जब तक ये दोनों पैटर्न आपका मैच नहीं करेगा तब तक हमारा ट्रांजेक्शन सही नहीं माना जाएगा। बोलिए पहली ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए समझ में आया है। चलिए अब सेकंड वाला ऑप्शन हम समझते हैं। अब सेकंड वाला आप बताइएगा, हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड वाला लिखा हुआ है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2016 दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाय पेइंग कैश आरएस 20,000। तो पहले इसका क्या करेंगे, इसका हिंदी बनाएंगे। इसमें ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को, अब दीपक बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना। यानी कि 1 अप्रैल दीपक 1 अप्रैल 2016 को अपने बिजनेस में खरीदे क्या, फर्नीचर, और कितने रुपए से, 20,000 रुपए कैश से। तो अब बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। 1 मिनट में जिससे पूछूंगा भाई, तुम खड़े हो जाओ, विशेष बताओ इसमें कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा। 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए से, सॉरी 20,000 रुपए से, और वो भी कैश से। तो कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा, कैश डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। उत्कर्ष खड़े हो जाइए, बताइए दूसरा ट्रांजेक्शन बताइए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दीपक ने 20,000 रुपए से अपना फर्नीचर खरीदा और भी कैश से, तो क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा, फर्नीचर डेबिट होगा और तो क्या पेमेंट कर रहा है, खड़े हो जाओ पूछकर बताओ क्या यही होगा, उसके बगल में बताइए क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्नीचर को डेबिट क्यों किया जा रहा है तो क्या रिस्पॉन्स देंगे,
एक मिनट, क्योंकि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में कोई धन का प्राप्ति हो रहा है, फर्नीचर तो मनी नहीं आ रहा है कंपनी में, आप खड़े हो जाइए, बताइए क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा, आप बताओ अभिषेक। क्रेडिट होगा, हाँ उसके बाद खड़े हो जाओ। क्या डेबिट होगा, आप बताओ। फर्नीचर है वो डेबिट हो जाएगा, कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर ये फिक्स है। फर्नीचर जो है 20,000 रुपये में खरीदा जा रहा है तो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, संपत्ति आ रही है तो उसका निकल जो डेबिट हो जाएगा। अब बाई कैश कैश के द्वारा खरीदा जा रहा है, पैसा जा रहा है, जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। बैठ जाइए सब लोग। देखिए इसमें ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में दोनों आपका एसेट्स के बारे में दिया हुआ, फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम एसेट्स को हम बांट करेंगे, खरीदेंगे, और फर्नीचर जब हम खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा। तो जब फर्नीचर व्यापार में आ रहा है तो फर्नीचर एक प्रकार का एसेट्स है, तो जब खरीदेंगे तो हमारे व्यापार में आएगा ना, इसलिए फर्नीचर को डेबिट कर दें। आप फर्नीचर को खरीदते समय क्या दे रहे हैं, कैश, और कैश भी आपका रियल अकाउंट में आता है और कैश भी एसेट्स है। तो जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। क्या समझना है इसमें, बोलिए। अगर ये सिंपल ट्रांजेक्शन आपको नहीं आ रहा तो क्या आएगा बताइए। सब कोई कह रहा है कि कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आपको दिमाग लगाना है, बस दिमाग नहीं लगाओगे नहीं हो पाएगा। अभी मैंने बताया है कि रियल अकाउंट का ये रूल है कि अगर हमारे व्यापार में एसेट्स आता है तो डेबिट करते हैं, अगर हमारे व्यापार से एसेट्स जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे व्यापार से जाएगा, आएगा। तो फर्नीचर एक प्रकार का रियल अकाउंट में आता है और एक प्रकार का एसेट्स है। तो जब हम परचेज करेंगे तो हमारे व्यापार में आएगा ना, तो आएगा तो एक प्रकार की संपत्ति है, और फर्नीचर को हम कर देंगे डेबिट। और किससे खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं, तो कैश भी रियल अकाउंट लेकिन हमारे व्यापार से जा रहे हैं, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट कर। क्लियर हुआ। कैश जा रहा है, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट में आता है, एसेट्स है, और जब जा रहा है तो रियल अकाउंट में गोल्डन रूल ये बताया जाता है कि जब हमारे व्यापार से एसेट्स जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश एक प्रकार का एसेट्स ही तो है, तो हमारे रियल अकाउंट में आएगा, तो जब हम खरीदेंगे तो कैश जाएगा ना, तो कैश को क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए इसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे बनाएंगे, देखिए बोलिए इसके ट्रांजेक्शन कैसे बनेंगे। वही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो डेट वही रहने देंगे, आप यहाँ पे डेबिट करेंगे किसको, फर्नीचर को। यहाँ पे हम भर देंगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कितना रुपया से, 20,000 रुपया से। और किससे खरीदा जा रहा है, तो कैपिटल को हटा के क्या रखना है, कैश रखना है, बस यहाँ पे रख देंगे कैश। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताइए, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हो नहीं पाएगा ट्रांजेक्शन, और ये समझ में तभी आएगा जब घर से पढ़ के आएंगे। अब यहाँ पे भी अमाउंट कितना लिख देंगे, 20,000 रुपये। अरे मैंने नहीं पढ़ा था, जितने रुपए का संपत्ति खरीदते हैं उतना रुपया हम पैसा देते हैं। बोलिए ये दोनों रियल अकाउंट। एक चीज समझिएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन आप सॉल्व करिएगा, ये गोल्डन रूल को ध्यान में रखते हुए, अदर गोल्डन रूल को अगर ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगा। अब चलिए तीसरा बताइए फिर, तीसरा क्या लिखा हुआ है, एज ऑन 2 अप्रैल 2016 परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर Rs 10,000। इसका हिंदी ये हुआ कि 2 अप्रैल 2016 को परचेज गुड्स यानी कि कुछ गुड्स खरीदा गया, फ्रॉम का मतलब किससे, प्रदीप से, और ऑन क्रेडिट का मतलब उधार खरीदा गया, और कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2016 को कुछ गुड्स खरीदा गया प्रदीप से उधार खरीदा गया,
और वो भी कितना रुपए से, 10,000 रुपए से। तो एक चीज क्लियर करिएगा, विशेष बात नहीं, एक चीज क्लियर करिएगा, जब ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स आता है तो क्या गुड्स का नाम पता है कि क्या खरीदा जा रहा है? बोलिए, गुड्स का नाम पता है कि क्या खरीदा जा रहा है? मॉनिटर खरीदा जा रहा है कि लैपटॉप खरीदा जा रहा है कि माउस खरीदा जा रहा है कि सीपीयू खरीदा जा रहा है कि प्रोजेक्टर खरीदा जा रहा है? गुड्स का नाम नहीं दिया है। तो जब ट्रांजैक्शन में गुड्स का नाम नहीं दिया हो तो उसका ट्रांजैक्शन बनाते समय परचेज में केवल परचेज अकाउंट हम बनाते हैं। इसको कॉपी में मेंशन कर लीजिए कि जब क्वेश्चन में परचेज करते समय अगर गुड्स का नाम, एसेट्स का नाम नहीं दिया है तो उसकी ट्रांजैक्शन बनाते समय हम परचेज अकाउंट को लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? और जब एसेट्स का नाम दिया रहेगा तो हम उस एसेट्स का नाम लिखेंगे, परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे परचेज गुड्स को हटा करके अगर दे देता परचेज मॉनिटर, तब क्या लिखते? मॉनिटर लिखते, परचेज नहीं लिखते। तो देखिए इसमें समझिए, इसमें कह रहा है कि 2 अप्रैल 2016 को कह रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे? प्रदीप से, ऑन क्रेडिट फॉर आरएस 10,000, उधार खरीदा गया कितना? 10,000 रुपये। अब समझना है कि परचेज अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? परचेज अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? परचेज अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? अरे परचेज अकाउंट एक प्रकार का खर्चा है भाई, किसके अंतर्गत आएगा? नॉमिनल के अंतर्गत आएगा। जब हम परचेज करेंगे तो खर्चा होगा ना, तो खर्चा है तो किसके अंतर्गत लेके जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में लेके जाएंगे। तो इसमें परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब बताइए, प्रदीप से अगर खरीदा जा रहा है तो प्रदीप देने वाले हुए कि पाने वाले हुए? देने वाले हुए। और नाम है, और प्रदीप एक प्रकार के पर्सनल अकाउंट में आते हैं, तो जब दे रहे हैं तो गिवर होगा कि रिसीवर? गिवर। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भरेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट। कैसे इसको बनाएंगे? देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 अप्रैल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम भरेंगे 2 अप्रैल 2016। अब बताइए किसको डेबिट करना है? परचेज को। क्यों? हाँ, क्योंकि खर्चा है एक प्रकार का। जब परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस से एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम भरेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए से खरीदा जा रहा है? 10,000 रुपए से। तो 20 को हटा के 10 भर देंगे। अब किससे खरीदा जा रहा है? प्रदीप से। तो बस यहाँ पे कैश को हटा करके भर लेंगे प्रदीप। देखिए जब भी उधार सामान परचेज किया जाता है तो उस पार्टी का नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पे आप एंटर करिएगा और नरेशन में आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में बीइंग परचेज, बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट आरएस कितना? 20,000, 10,000 फ्रॉम प्रदीप। बस ऐसे नरेशन में मेंशन कर सकते हैं, ये इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी। हाँ, जब क्रेडिट की बात आएगी तो नरेशन मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, उधार है ना, हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जब हम कोई सामान खरीदेंगे तो जिससे उसका नाम लिखेंगे। हाँ, नाम लिखेंगे तो वही कैश कर देंगे, तो कैश दिखा देंगे बस। बस कैश दिखाएगा। अरे कैश से अगर हम परचेज करेंगे तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और हम जिससे उधार खरीदेंगे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे ना, ताकि भविष्य में पैसा हमको देना हो तो किसको देंगे। समझ में आ रहा ना? तो 22 में लिख देंगे हम और नरेशन में दिखा देंगे। नरेशन आप हर ट्रांजेक्शन में दिखा सकते हैं। पहले ट्रांजेक्शन में आप नरेशन दिखा सकते हैं कि बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि दीपक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आरएस 50,000। पहले ट्रांजेक्शन में भी नरेशन आप दिखा सकते हैं। चलिए एक लास्ट वाला बता दे रहे हैं, लास्ट वाला, इसके बाद से हम छोड़ दे रहे हैं आपको। लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है कि एज ऑन 3 अप्रैल 2016। अब आप लोग बताइएगा, हम पूछेंगे। कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट आरएस 50,000। कह रहा है कि 3 अप्रैल 2016 को कुछ गुड्स बेचा गया। सोल्ड का मतलब बेचा गया, और किसको? मारुति ट्रेडर्स को, ऑन क्रेडिट 50,000, और 50,000 रुपया उधार से बेचा गया। इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक सेल का बनेगा और एक मारुति ट्रेडर्स का बन जाएगा। सेल का क्यों बनाएंगे?
क्योंकि गुड्स का नाम पता नहीं है। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। जब बेचेंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे और मारुति को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे बनाएंगे? देखिए डेट क्या दिया हुआ इसका, देखिए यहाँ पे हम भर देंगे 3 अप्रैल 2016। अब यहाँ पे हम रखेंगे चूंकि किससे खरीदा जा रहा है, सॉरी किसको बेचा जा रहा है? मारुति ट्रेडर्स। तो जब हम मारुति ट्रेडर्स को बेचेंगे तो मारुति ट्रेडर्स पाने वाला हुआ कि देने वाला हुआ? पाने वाला हुआ। तो पाने वाला तो रिसीवर है और मारुति ट्रेडर्स नाम दिया, एक प्रकार का फर्म है। तो किस अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट में अगर ये बेच रहा है तो मतलब वो पा रहा है ना, तो पा रहा है तो रिसीवर हो जाएगा और रिसीवर का नेचर डेबिट होता है। इसलिए यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले क्या, इसमें हम भरेंगे मारुति, मारुति ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? क्या रुपया दिया है? 50,000। 50,000 दिया है ना, 50,000 भरेंगे। अब बताइए, अब बेचा जा रहा है तो गुड्स का नाम पता है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, सेल्स अकाउंट बनेगा। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। किस रूल के हिसाब से? किस रूल के हिसाब से सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे? अरे नॉमिनल रूल के हिसाब से। कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, बताओ कैसे काम चलेगा? बस यहाँ पर रखेंगे सेल्स अकाउंट और क्या रुपया। अब इसका नरेशन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन, बीइंग सेल ऑन मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट आरएस कितना? 50,000, ताकि आपको पैसे लेने में आसानी रहे। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? तो इतना ट्रांजेक्शन आप लोग घर से बना करके आइएगा, एक बार समझ करके आइएगा। सब सिंपल जनरल एंट्री। अभी और भी कराएंगे ट्रांजेक्शन, अभी ये लास्ट नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहेंगे